जी ये रेगुलर स्टूडेंट कौन है क्लास का? आफ्ताब भाई या मेरा ख्याल है अशफाक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तो देख लें बंदे पूरे हैं तो शुरू करें या फिर रुकें थोड़ी देर? यासिर भाई का वेट करेंगे ना? यासिर भाई अच्छा दूसरे क्लास में नहीं बोले आप? यासिर भाई तो आज नहीं है, जी दूसरी क्लास है, रिकॉर्डिंग देखेंगे। शुरू करें सर या रुकें थोड़ी देर? शुरू कर लें शुरू, मेरे ख्याल से 6:20 हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? जी जी हाँ जी आ रही है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें इस कोर्स को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे पूरा पढ़ाने की भी तौफीक अता फरमाए। तो खास तौर पर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा सर, आप लोग दो कोर्स कर चुके हैं, फोटोशॉप और वेगास प्रो। आफ्टर इफेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन घबराना नहीं है, ये आसान भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आफ्टर इफेक्ट का जो यूज़ है ना वो बड़ा लिमिटेड है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप 30-30 मिनट का या इवन 10 मिनट का या इवन 5 मिनट का भी प्रोजेक्ट करेंगे। इसके प्रोजेक्ट सेकंड्स में होते हैं, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, इस तरह से हम इसके प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो अगर तो मतलब प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएं तो फिर कहीं जाके मिनट्स में बात आती है, बहुत हाई प्रोफेशनल लेवल पे जाएं। लेकिन नॉर्मली अगर हम ग्राउंड पे रहें तो ये 10-20 सेकंड का प्रोजेक्ट होता है, तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा मजे का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये आप सामने इस वक्त इसका इंटरफेस देख रहे हैं, बल्कि इन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों का मेरे साथ इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि मुझे अंदाजा हो कि मैं किस लेवल पे बात करूं। मैंने ये क्लासें बहुत कम अटेंड की है, इसलिए मुझे पता नहीं है कौन मतलब किस बैकग्राउंड से है। जिन जो हम मुझे जानते हैं, यानी जैसे आफ्ताब भाई हैं या अशफाक भाई हैं, सिकंदर को मैं जानता हूँ, अमजद भाई हैं, शहजाद आजम, इनको मैं नहीं जानता हूँ, अब्दुल्लाज एडवेंचर। जी वालेकुम सलाम। चेयर लेके आइए, चेयर। जी शहजाद आजम मेरे लिए नए हैं। जी सर, और ओमान से अटेंड कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है सर मैं ओमान से अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, ओमान से। आपने पिछले दोनों प्रोग्राम अटेंड किए? तकरीबन पहला तो तकरीबन 80% किया और दूसरा थोड़ा कमती किया। अच्छा, वैसे प्रोफेशनली आपका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा अच्छा, सही, जज़ाकल्लाह। और अब्दुल्ला एडवेंचर, ये कौन सा है? अब्दुल्ला एडवेंचर, ये अब्दुल्ला अब्दुलरहमान तो नहीं है ये? चलें, तो खामोश है। ठीक है, सिकंदर आप ऑनलाइन है? मोहम्मद सिकंदर ऑनलाइन, ठीक है। चलें बस, तो हम शुरू कर रहे हैं, हमने शुरू तो कर ही दिया था। खैर, तो ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, काफी चीजें इसमें मिलती जुलती हैं। हम उल्टे हाथ से शुरू करते हैं। तो टॉप पे आप ये देख रहे हैं, मेरे पास CC 2014 में यूज कर रहा हूँ। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों आपको पुराने सॉफ्टवेयर पर लेकर आया हूँ। आप लोग नया यूज कर सकते हैं, मैं ये यूज करूंगा, आप लोग नया यूज कर सकते हैं। फाइल, एडिट,
कंपोजिशन, लेयर, इफेक्ट, एनिमेशन, व्यू, विंडो और हेल्प। ये तो ऐसे वो पुल डाउन मेन्यूज हैं जो आप जिनसे फेमिलियर हैं। इन पे भी हम आएंगे बारी बारी कर। फाइल में क्या क्या है, एडिट में क्या है, कंपोजिशन क्या होती है, लेयर्स का आपको अंदाजा हो गया होगा फोटोशॉप में और वेगस में भी हो गया होगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स यहाँ से भी लिए जा सकते हैं और भी इसके रास्ते हैं। एनिमेशन क्या है, वो यहाँ से भी ली जा सकती है और भी इसके व्यूज हैं। व्यू क्या होता है, ये भी मतलब मल्टीपल जगहों से हम ये वाली कमांड्स यूज कर सकते हैं। और विंडोज क्या है, वो आपके सामने जो ये सारा जो इंटरफेस है, ये इसको हम विंडोज कहते हैं कि कौन सी विजिबल है और कौन सी नहीं है। लेट्स सपोज इफेक्ट एंड प्रीसेट, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के नाम से ये रहा, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट। ठीक है सर। तो ये विंडोज है, कौन कौन सी ऑन है, कौन कौन सी ऑफ है, वो जहाँ पे जितनी विंडोज है, ये एक विंडो ये है जो येलो हुई हुई, एक ये वाली, अब ये येलो हुई हुई इफेक्ट्स कंट्रोल वाली, अब ये प्रोजेक्ट वाली येलो सेलेक्ट हो गई, अब ये लेयर्स वाली सिलेक्ट। ये अलग अलग विंडोज। ये पैराग्राफ, ये टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए है, और ये इन्फो है, और ये आपका इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, और इसके आगे और मजीद चीजें आती हैं। तो ये हमारा जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट, ये हमारा असल प्रोजेक्ट है जो इसको खाली है। ठीक है, हम यहाँ पे काम अपना शुरू करेंगे। ये हमारी है कंपोजिशन। जब हम यहाँ प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे तो इधर चीजें आना शुरू हो जाएंगी एक एक करके, और यहाँ पे सारी हमारी लेयर्स और उसके जो लेयर्स के जो पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पर देखते रहेंगे। हम शुरू करते हैं नया प्रोजेक्ट, न्यू पे आते हैं। न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, बल्कि इसको क्लोज करें, क्लोज प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट और न्यू कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जितनी भी चीजें आएंगी वो फिलहाल आप समझ लें कि कंपोजिशंस होंगे। फोल्डर भी बन सकता है इसमें, फोटोशॉप की फाइल भी बन सकती है। यहाँ पे हम कोई इमेज भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम कोई वीडियो भी रख सकते हैं, कोई ऑडियो फाइल भी रख सकते हैं। बेसिकली ये हमारी एक लाइब्रेरी है ये प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम कंपोजिशन भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंपोजिशन ऐड कर रहा हूँ, न्यू कंपोजिशन, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आउटसोर्स यानी बाहर से कोई चीज नहीं लाएंगे, बल्कि जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना है हमें वही बनाएंगे। तो हम एक न्यू कंपोजिशन बनाते हैं। अब ये क्या है कंपोजिशन? ये सेटिंग है। इसमें कंपोजिशन नेम का नाम आप comp1 भी रख सकते हैं, आप इसका नाम मेन कॉम्प भी रख सकते हैं, या आप इसका नाम फाइनल रेंडर भी रख सकते हैं। ठीक, फाइनल रेंडर हम इसका नाम रखें। ये बेसिकली ऐसा होगा कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। फाइनल रेंडर हमने इसका नाम रखा। ठीक है, और अब इसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं। ये बेसिक सेटिंग इसकी क्या है? इसका प्रीसेट हाई डेफिनेशन टेलीविजन रेशो 1080 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो अभी सवाल कर ले, वरना फिर मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 1080 का मतलब क्या है और 25 का मतलब क्या है। अगर किसी को ये नहीं पता तो वो अभी क्वेश्चन कर डिफाइन करने हैं प्लीज। जी, एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा मैं कर सकता। अच्छा जी, 1080p क्या है? कहाँ मिलेगा ये? ये जो आप देख रहे हैं ना एक इमेज 1080p, आप देखें ये जो 1080p है, ये जो 1080 है, ये बेसिकली नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। कहाँ पर? वर्टिकल, कि इस इमेज में वर्टिकल पिक्सल कितने होंगे और हॉरिजॉन्टल कितने होंगे और वर्टिकल कितने होंगे। तो जो विड्थ है, जो हॉरिजॉन्टल है, वो 1920 पिक्सल्स, और जो वर्टिकल है वो 1080 पिक्सल। तो एक तस्वीर के अंदर कितने डॉट बनेंगे, कितने डॉट्स बनेंगे, ये 1080p उसको रिप्रेजेंट करता है।
कि एक तस्वीर के अंदर अगर आपने वर्टिकली 1080 डॉट्स हैं और हॉरिजॉन्टली 1920 डॉट्स हैं, तो उसको हम हाई डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसी में अगर हम इसको अल्ट्रा हाई पे चले जाएं या 4K पे चले जाएं, 4K पे मैं आ जाता हूं, तो आप देखें अब ये पिक्सल्स की तादाद बढ़ गई। अब वो जो 1080 था वो 3000 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख लें, तो यही आंख है जिसके अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 1080 और 1920 पिक्सल्स थे, यानी डॉट्स थे, और वही इमेज है जिसके अंदर 3000 और 4000 डॉट्स। तो वो ज्यादा फाइन बन रही है बमुकाबला इसके। इसी तरह जब आप इसको एनलार्ज करते जाएंगे, इसको बड़ा करते जाएंगे, तो ये तस्वीर ज्यादा जल्दी फटना शुरू हो जाएगी और ये तस्वीर जरा देर तक शार्प रहेगी, क्लियर रहेगी। ये फर्क है इसके 1080 और 4K। अच्छा, 1080 से नीचे भी 1080 से नीचे भी होता है, वो फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसको हम कहते हैं, वो पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं। हाँ ये रहा, देखें ये 468 है, ये और लो हो गया। ठीक है, ये मोबाइल स्क्रीन पे सही चल जाएगा, लेकिन टीवी स्क्रीन पे तो ये बहुत ही भद्दा नजर आएगा, धुंधला नजर आएगा। ठीक है, तो हम वापस आते हैं HDTV 25 1080 25। तो HDTV 1080 और 25 क्या है? ये फ्रेम्स पर सेकंड है। ये तो पता होगा बहादुर भाई को, तो फिर पता है, बाकियों को पता है ये फ्रेम्स पर सेकंड क्या होता है, बाकी सबको पता है। किसी को नहीं पता तो वो सवाल कर ले, जो नहीं करेगा तो हम समझ जाएंगे सबको पता। सर सबको पता है, यानी आगे तो मेरे को मुझे अंदाजा है कि पता नहीं होना चाहिए सबको। चले ये फ्रेम्स पर सेकंड है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स यानी कितनी तस्वीरें गुजरेंगी। ये भी मैं आपको एक पिक्चर से दिखाई देता हूँ। जैसे ये इमेज आप देख रहे हैं, ये वाला, बल्कि ये वाला ज्यादा बेटर है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये 1 सेकंड है, इस एंड से लेकर इस एंड तक ये 1 सेकंड। इस सेकंड में एक बॉल अगर मूव करती है, या एक गाड़ी, जैसे ये वाली गाड़ी मूव कर रही है इस एंड से लेकर इस एंड तक, तो उस गाड़ी को मूव कराने के लिए कितनी तस्वीरें हमारे आंखों के सामने से गुजरेंगी 1 सेकंड के अंदर, उसको हम कहते हैं फ्रेम्स। अगर तो वो गाड़ी 24 मरतबा अपनी पोजीशन बदलती है, 24 अलग अलग तस्वीरें हैं उसकी जो 1 सेकंड में हमारी आंख के सामने से गुजर जाती है, तो उसको हम 24 फ्रेम पर सेकंड बोलेंगे। अगर वही गाड़ी 60 तस्वीरों में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचती है, तो हम उसको 60 फ्रेम्स पर सेकंड बोलेंगे। अक्सर आप लोग सारे क्रिकेट तो देखते ही होंगे, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा जब एक्शन रिप्ले दिखाया जाता है थर्ड एम्पायर को, तो थर्ड एम्पायर क्या करता है, बाजू का ऐसा हो जाता है कि स्टंप्स भी एक ही टाइम पे गिर रहे होते हैं और वो बैट जो है वो भी क्रीज उसी वक्त इन हो रही होती है बैट की, तो वो मिल नहीं पाता कि भाई अब उससे मजीद डिटेल में कैसे जाए, क्योंकि फ्रेम ही वही है। एक तस्वीर के बाद जो अगली तस्वीर आ रही है उस तस्वीर के अंदर, यानी उस सेकंड के 24 हिस्से तो हमने कर दिए थे तस्वीरों में, फ्रेम्स में, लेकिन 24 से ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो फिर अब ऐसे कैमरे आ गए, इवन हमारे जो एंड्रॉइड मोबाइल्स भी आजकल आए हैं उसके अंदर भी 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो यानी 1 सेकंड को आप 240 हिस्सों में तकसीम करके भी देख सकते हैं, सिंगल सिंगल फ्रेम बढ़ा के। अगर आपको ऐसा कुछ देखना हो तो आप वो क्विक टाइम पे देख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई उसकी फुटेज पड़ी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिकेट की इस्तेलाह में इनको स्पिन विजन कैमरा कहते हैं ना। अब तो वो पुरानी हो गई इस्तिलाहत, अब तो इसको हाई फ्रेम मतलब अल्ट्रा मोशन कहते हैं। अल्ट्रा मोशन कैमरा। ठीक 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 है। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई ऐसी फाइल मिल जाए तो दिखा जी।
चले अच्छा हुआ, जबरदस्त चीज मिल गई। अब ये एक एनिमेशन है, इत्तेफाक है ये मैंने ही आफ्टर इफेक्ट पे बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम प्ले करते हैं। ठीक है, ये आपने देखा कि एक तस्वीर थी, उस तस्वीर को हमने कुछ 3D लुक दे दी, ठीक है। अच्छा, उसमें ये स्लेब अलग से हमने लगा दिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा मैं क्या करता हूँ, मैं कर्सर की दबाता हूँ। देखें यहाँ पे ये स्लेब फोकस है, ठीक है, और पीछे का जो भी एरिया है वो ब्लर्ड है, यानी वो फोकस नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये स्लेब जो है ये अनफोकस्ड हो गई और जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा फोकस्ड हो गया, लेकिन ये बहुत तेज हुआ ये। लेट्स सपोज मुझे अब यहाँ पर इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना राइट कर्सर क्लिक करूंगा। ये क्विक टाइम जो प्लेयर है इसके अंदर ये खासियत है कि ये राइट साइड जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक एक फ्रेम फॉरवर्ड करता है। तो मैं जब 24 बार फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पर नीचे 1 सेकंड पूरा होगा। मैं अब फॉरवर्ड करता हूँ 1 2 3, फिर वो आ जाए, ये देखें ये यहाँ पर 8वां सेकंड शुरू हुआ है। अब मैं 24 क्लिक करूंगा तो वो 24 जो तस्वीरें हैं, जो मूवमेंट यहाँ पर जनरेट हुई है वो मुझे दिखाएगा एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24, मैं खाली एक में मिस कर गया, ये आ गया 25 पे, 9वां सेकंड आ गया। तो ये उसने 24 तस्वीरें दिखाई हैं यहाँ पर। जिस 24 तस्वीरों में उसमें क्या एक्शन हुआ वो यहाँ पर हमारे सामने आया। इसको कहते हैं फिर हम फ्रेम रेट। तो हाई डेफिनेशन 1080 पिक्सल्स 25 फ्रेम्स। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या है, स्क्वायर पिक्सल है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे। फ्रेम रेट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बेशक यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। रेजोल्यूशन हम फिलहाल इसकी फुल रखेंगे, कस्टम क्वार्टर थर्ड नहीं रखेंगे, मैं बाद में बता दूंगा आपको क्या है। स्टार्ट टाइम कोड हम 0 रखेंगे और ड्यूरेशन इसकी 1 मिनट रखेंगे। वैसे हम इसको कम करके कम भी कर सकते हैं, तो बढ़ा भी सकते हैं, बाद में भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इस कंपोजिशन का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, मैं इसको मरून रखता हूँ और कुछ लोग इसको ग्रे भी रखते हैं, लेकिन जो कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर की थीम ग्रे रखी हुई है तो इसलिए मैंने इसको मरून रखा हुआ है। आप इसको वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी डार्क शेडो, डार्क ब्लू या मरून, इस तरह का कोई डार्क शेड यूज करें, उसमें बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। या फिर ब्लैक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक से भी मना कर दूंगा, आगे इसमें इश्यूज आएंगे फिर बनाते हुए, कंपोजिशन बनाते हुए। तो इसको इस तरह का कोई कलर रखें जो नजर भी आ जाए और थोड़ा डार्क भी रहे। इसको ओके करते हैं। ये आ गई आपकी कंपोजिशन। फिर मैं इसको नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ। अभी ये हमारी कंपोजिशन है डार्क ब्राउन कलर। यहाँ पे आप देखें फाइनल रेंडर के नाम से कंपोजिशन बन गई और यहाँ पर भी वही कंपोजिशन ओपन हुई है फाइनल रेंडर के नाम से। अब ये वो कंपोजिशन है, ये मेन्यू पहले ऑन नहीं था, ठीक है सर, ये पहले ऑन नहीं था, ये अभी ऑन हुआ है, यानी पहले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखें अब ये सब ऑफ है क्योंकि वहां से वो डिलीट कर दी मैंने। अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, मैं यहाँ कुछ, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। न्यू कंपोजिशन, फाइनल रेंडर और बाकी सब वही, इसको हम ओके करते हैं। अब ये मेन्यूज ऑन हो गए हैं। यहाँ पे अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आते हैं न्यू टेक्स्ट, न्यू सॉलिड, न्यू लाइट, न्यू कैमरा, न्यू नल ऑब्जेक्ट, न्यू शेप लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, एडोब फोटोशॉप फाइल और मैक्सिमम सिनेमा 4D फाइल एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे हम वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन सेटिंग हम यहाँ से फिर चेंज कर सकते हैं, जो अभी हमने कंपोजिशन बनाई है हम उसकी सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू को अभी हम छोड़ देते हैं, रैम प्रीव्यू है, ऑडियो वगैरह वगैरह, ये जब नमपैड 0 दबा, अभी मैं आपसे करवाऊंगा ये इंशाल्लाह। स्विच 3D व्यू को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, रिवील कंपोजिशन को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम न्यू पे आते हैं और न्यू पे आके हम एक सॉलिड बनाते हैं यहाँ, ठीक है। अभी टेक्स्ट नहीं ले रहे हम, फिलहाल सॉलिड बना रहे हैं। सॉलिड क्या बनेगा, व्हाइट सॉलिड रखना है या क्या रखना है, इसको हम कहते हैं कि जी चलें व्हाइट सॉलिड ही बनाते हैं। साइज इसका क्या रखना है, फिलहाल अगर हम कुछ नहीं छेड़ेंगे तो जो हमारी कंपोजिशन का साइज है इसने वही साइज उठाया हुआ है।
यानी इस पूरी कंपोजिशन के साइज का ये एक सॉलिड बना देगा। यूनिट्स इसके पिक्सेल्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको हम चेंज भी इंचेस मिलीमीटर भी कर सकते हैं, और पिक्सल एस्पेक्ट रेशो वही स्क्वायर हम रखेंगे। और अगर लेट सपोज ये आगे पीछे हो जाता है, साइज इसका मैं छोटा बड़ा कर देता हूँ, तो मैं मेक कंपोजिशन साइज जब क्लिक करूंगा तो वो उसको कंपोजिशन साइज पे वापस ले आएगा। मैं इसको ओके करता हूँ। अब पूरी स्क्रीन पर ये बॉक्स आ गया जो अभी मैंने बनाया है। अब मुझे इसको छोटा बड़ा करना है। अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि अब ये छोटा बड़ा हो सकता है यहाँ से, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तब भी मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तब भी मेरे पास ये ऑप्शन है। मैं इसको ये छोटा बड़ा चपटा पतला सब कर सकता हूँ यहाँ से। अच्छा, अगर ये नहीं होता, मतलब सॉरी, ठीक है, ये वापस मैं नॉर्मल पोजीशन पे आ गया अनडू करके। मैं यहाँ इसको प्रेस करके इसका ये जो पुल डाउन मेन्यू का बटन है, ये जब मैं दबाऊंगा तो इसके ऑप्शंस खुलना शुरू हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है छोटा बड़ा चपटा पतला, जैसा आपको खींचना तानना है उसको वहां से आप कर सकते हैं। जब मजीद ट्रांसफॉर्म को आप खोलेंगे तो आपको मजीद ऑप्शन नजर आएंगे। एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट ये बीच में आपको नजर आ रहा है। ये जब हम एनिमेशन करेंगे खासतौर पे तो हमें इसकी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली ये बीच में ही रहता है। हर ऑब्जेक्ट के बीच में ही इसको होना चाहिए। अगर एंकर पॉइंट बदल दूंगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो जब हम रोटेशन समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। पोजीशन, ये इसकी पोजीशन है कि इस डब्बे को रखना किधर है। अभी हम ये सब चीजें छेड़ेंगे एक एक करके। चलें पोजीशन छेड़ते हैं। पोजीशन में ये जो है ये इसका वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस आपको पता होगा। कोई मुझे बता सकता है कि एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं? कोई नहीं बता सकता। 0 से 180 डिग्री जो एक्स एक्सिस होता है, और 270 से 90 जो है वो वाई एक्सिस होता है। तो जरा सादा जबान में इस्तेमाल करते हैं ना। जो ऊपर से नीचे वाली मूवमेंट है वो एक्स, वो वाई एक्सिस है। जो दाएं और बाएं वाली मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस है। ठीक, ये एक्स है जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट। और जो मैं ऊपर और नीचे कर रहा हूँ, ये नीचे और ये ऊपर, ये वाई एक्सिस है। ठीक है सर? अच्छा जी, तो ये हो गया। और इसको मैं फिर वापस कर देता हूँ सबको। ये था 960 और 542, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। स्केल ये सबको पता है, छोटा बड़ा करना। ये लॉक हुआ है, इसकी हाइट और इसकी विड्थ ये लॉक हुई हुई है। मैं चाहे विड्थ को छेड़ूं या मैं हाइट को छेड़ूं, वो आपस में अपने रेशो के साथ ही छोटा बड़ा होगा। मतलब उसकी हाइट और विड्थ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इसको डीलिंक कर दूंगा तो अब इसकी हाइट अलग स्केल होगी, ये देखें अब ये चपटा हो रहा है, और इसकी विड्थ जो है वो अलग होगी। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से लिंक कर दूंगा, ये कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया, तो फिर से ये दोबारा अब इसी रेशो के साथ, यानी अगर मैं इसको डीलिंक करके थोड़ा सा लंबाई में करके और अब लिंक कर दूंगा तो ये अब उसी रेशो के साथ ऊपर नीचे जाएगा, ये पुराने रेशो पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका एक फंक्शन है स्केलिंग का। तो हम इसको यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते थे, जो हम शुरू में यहाँ से पकड़ के कर रहे थे। ठीक है, इसको अनडू करते हैं, इसको लिंक वापस करते हैं। चलिए, फुल स्क्रीन पे आ गए, 100x100 हो गया। रोटेशन, पहले हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आप रोटेशन देख लेंगे बड़ी इजीली, ये देख लें ये रोटेट हो रहा है। अच्छा, अब जो ये रोटेट हो रहा है ना, तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो देखें बीच में है, वो रोटेट नहीं हो रहा है। एंकर पॉइंट ये बीच वाला जो है ये अपनी जगह पर। अगर हम इसके एंकर पॉइंट को छेड़ देते हैं, लेट सपोज हम इधर ले आते हैं, तो अब आप यूं समझ लें कि ये एक कार्ड है, ये ताश का एक पत्ता है या जो भी है बहरहाल एक्स इसको, इस कार्ड को आपने 2 उंगलियों से यहां से पकड़ लिया और अब आप इसको घुमा रहे हैं। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो वहां से घूमेगा। ठीक है, यानी इस कार्ड के अंदर जो आपने एक रॉड डाल दी या कोई हाथ से पकड़ लिया, अब वो इसका जो एंकर है, जो इसका कनेक्ट, जो इसको होल्डिंग पॉइंट है वो ये वाला। हम इस एंकर को कहीं और भी कर सकते हैं शिफ्ट। हम इसको एंकर पे सेलेक्ट करके, तो इसको सॉरी
ये इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, अब हम इसको रोटेट करेंगे तो अब ये वहां से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट रुकना सर, गड़बड़ चल रही है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं तब भी आवाज आ रही है, आपकी स्क्रीन गायब हो गई। हाँ वो गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा हुआ चला याद आ गया, वो मीटिंग रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था मैं रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ उसकी। यार यासिर भाई की तरफ से कौन थे, उनके साहबजादे थे? रिकॉर्डिंग लगाई हुई बेटा आपने? जी लगाई हुई है, जब आप आए थे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। अभी भी चल रही है ना, तो बस आप उसी को चलने दें, मैं नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग आज की क्लास की। वजह ये कि मेरी तरफ से तो वैसे भी ब्रेक होगी। अच्छा हम इस पे थे, एंकर पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया, रोटेशन समझ ली, रोटेशन। अब हमने एंकर पॉइंट बदल के रोटेशन कर ली, ठीक है। तो एक अब ओपेसिटी पे आ जाएं। ओपेसिटी आपको पता है, ये आपने वहां पर भी कर लिया होगा, वेगास में भी किया होगा और फोटोशॉप पे भी किया होगा। कमाल की बात यह है आफ्टर इफेक्ट में कि ये जितनी भी चीजें इस वक्त हमने छेड़ी हैं, साइज, एंकर पॉइंट, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, ये सारी की सारी एनिमेट हो सकती है। जो भी काम अभी तक हमने आफ्टर इफेक्ट पे किया है वो सारा का सारा एनिमेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब हम इसके साइज को छेड़ते हैं और इसके साइज को हम एक चकोर डब्बा बना लेते हैं, ठीक है सर। और ये डब्बा हम रखते हैं इस कोने पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डब्बे, मैं इसको फिट कर लेता हूँ पहले। इस डब्बे को मुझे इधर से लेकर इधर तक मूव कराना है, सिंपल, बस और कुछ नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन पे जाके ये जो इसकी क्लॉक है, इस क्लॉक पे क्लिक करूंगा। जब मैं इस पे क्लॉक पे क्लिक करूंगा तो ये 0 सेकंड पे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक की फ्रेम बन गया। आपको नजर आ रहा है? या जूम करूं मैं इसको? नजर आ रहा है। ये जो की फ्रेम बन गया है ना, बेसिकली ये की फ्रेम बना है उस पोजीशन पे, यानी इस डब्बे की मौजूदा पोजीशन पर उसने एक की फ्रेम बना दिया। हम आते हैं 5 सेकंड पे, ठीक है। 5 सेकंड ज्यादा होते हैं, 2 सेकंड पे आ जाते हैं। 2 सेकंड पे आके मैं कहता हूँ उसी पोजीशन पे सेलेक्ट रखते हुए, उसको सेलेक्ट करते हुए मैं इसको शिफ्ट दबा के करूंगा तो ये स्ट्रेट आएगा। देखिए मेरा कर्सर नीचे, मैं शिफ्ट छोड़ूंगा तो ये नीचे आ गया, मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो वो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट दबा के, यानी शिफ्ट दबा के आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट मूवमेंट दे सकते हैं। तो मैं शिफ्ट दबा के इसको इधर ले आया और इस कोने पे मैंने छोड़ दिया, ये देखें दूसरा की फ्रेम बन गया, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ शुरू में और मैं प्रेस करूंगा 0। 0 प्रेस करने से क्या होगा कि मेरा जो रैम प्रीव्यू है वो जनरेट हो जाएगा। देखें ये डब्बा अब ये मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये खामा ये बार आगे चलती चली जा रही है। इसको मुझे रोकना है कि नहीं, मेरा काम सिर्फ इस 5 सेकंड के अंदर है, तो मुझे इस 5 सेकंड का ही प्रीव्यू चाहिए। मैं इसको जूम इन करता हूँ यहाँ इस बटन को दबा के, ठीक है। थोड़ा सा वापस कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं जूम इन। तो ये है वो हमारा मैं इसको मैं मैनुअली इस पोजीशन को मैनुअली खिसका के मैं 3 सेकंड पे ले जाता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, इसका एक की फ्रेम सेलेक्ट करके इसको मैं 3 सेकंड पे ले आता हूँ यहाँ। अच्छा मैंने अपना कर्सर 3 सेकंड पे रखकर और अब कीबोर्ड से मैं एक बटन दबाऊंगा, एन, एन फॉर नेशनल। उससे क्या हुआ
ये जो मेरा ऊपर वाली जो बार है जिसको हम कहते हैं ये वर्क एरिया है, ये वर्क एरिया मैंने एंड कर दिया यहाँ पे एन दबा के, एन फॉर नेशनल, और बी दबा के, मतलब लेट सपोज के सेकंड नंबर 1 से मुझे काम शुरू करना है तो बी से मैं बिगिन करूंगा। इस वर्क एरिया को मैंने यहाँ से बिगिन किया और यहाँ पे एंड कर दिया, तो मैं खैर इसको बर्फ खींच के वापस 1 पे ले जाता हूँ। अब मैं अगर 0 दबाऊंगा, देखें ये जो ग्रीन बार आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये ग्रीन नहीं, ये आगे वाला ग्रीन हुआ हुआ है, मतलब ये रैम प्रीव्यू रेडी है, मैं इसको प्ले करके चेक कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो ग्रीन नहीं है, जैसे ही मैं 0 दबाऊंगा वो इसको प्रीव्यू को रेंडर करेगा और मेरी रैम पे रख देगा। ये उसने रेंडर किया और देखें अब वो वापस उसी वर्क एरिया को ही प्ले करता रहेगा बार बार। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, फिलहाल इस डब्बे को डिलीट करते हैं, मजेदार डब्बा नहीं है। और अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू और कोई ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। ऑब्जेक्ट हम डेस्कटॉप से भी ले आएंगे, डेस्कटॉप पे होनी चाहिए, किधर है? अच्छा जी, इधर में मैं एक ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूँ गूगल से। अच्छा जी, ये फुटबॉल मैं एक लेकर आया हूँ पीएनजी में, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐड कैसे की, समझ में आ गया किसी को कि नहीं आया? मैं सिंपल ड्रैग करके इधर ले आया हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये भी समझने, बल्कि ये भी ज़रूरी है, इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल मैं, और ये सॉलिड्स को भी डिलीट करते हैं हम, डिलीट। अभी हम वापस आ गए वहाँ पर जो हमने शुरू किया था, फाइनल रेंडर। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है सर। न्यू फोल्डर के अंदर मैं रखता हूँ अपने इमेजेस, और एक और मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं रखता हूँ अपनी वीडियोस। एक और न्यू फोल्डर में बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं रखूँगा अपनी टेक्स्ट फाइल्स, और एक और न्यू फोल्डर में बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं अपना रखूँगा सॉलिड्स और अदर लेयर्स, अदर ऑब्जेक्ट्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आफ्टर इफेक्ट में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसको मिस नहीं कर सकते आप। अगर आपने इन्वाटो पे जाके या इन्वाटो कहते हैं कौन सा, फाइवर पे जाके अगर आपने कमाना है और प्रोजेक्ट्स बना के बेचने हैं, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये आपको मुझसे भी ज़्यादा सीखनी पड़ेगी, यानी मैंने तो ये नहीं सीखी, लेकिन मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता सकता हूँ। क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाकर सेल करेंगे तो उस वक्त आपके जो 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 बायर्स होंगे वो ये सब चीज़ें देखेंगे, उनके लिए चीज़ें इस्तेमाल करना हलवा होना चाहिए। तो हलवा बना के आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका हलवा बिकेगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इमेजेस में, और सॉरी इमेजेस में नहीं, मैं ये जो फुटबॉल का एक ये देखें मैं ड्रैग करके ला रहा हूँ, और ये मैंने इसको फुटबॉल को इमेजेस के फोल्डर में डाल दिया, ठीक है सर। ये बंद हो गया यहाँ से। अब मैंने ये इमेजेस यहाँ, इमेजेस में से ये फुटबॉल पीएनजी उठा के तो अपनी फाइनल रेंडर में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, फाइनल रेंडर में एसी कम कर दो ना। अच्छा, ये मैंने पीएनजी उठाई थी, पीएनजी क्यों उठाई थी ये आपको फोटोशॉप में समझ में आ गया होगा। पीएनजी मैंने इसलिए उठाई है कि मैं इस फुटबॉल के, सिर्फ फुटबॉल चाहिए मुझे, इसका बैकग्राउंड मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से इसकी लेयर पे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से मैं दबाऊंगा एस फॉर स्केल, और इसको मैं करूंगा छोटा, ठीक है सर। ये छोटी हो गई, और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इतनी ठीक है। ये देखें, ये 6% मैंने कर दिया। अब मुझे फाइन ट्यून करना है तो मैं कीबोर्ड से 5% कर दिया उसके पास। मैंने यहाँ क्लिक किया, 5 दबा के 5 टाइप करके और इंटर कर दिया, तो ये 5% हो। इसी तरह मैं इधर अगर रखते हुए P दबाऊंगा तो पोजीशन का टैब खुल जाएगा। मतलब क्या है कि वो जो पहले सारा ये ट्रांसफॉर्म खोलें और ट्रांसफॉर्म के बाद ये सब खोले, इसको खोलने की जरूरत नहीं रहती।
आप इधर क्लिक करें, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप P दबाएं तो पोजीशन, और S दबाएं तो स्केल, और T दबाएं, T फॉर ट्रांसपेरेंसी कह लें आप, तो ओपेसिटी निकल के आता है। तो मैंने यहाँ P दबाया, P दबा के पोजीशन आ गई, और पोजीशन में मैंने इसको पोजीशन कर दिया। मैं यहाँ से पोजीशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर ले आया इस बॉल को। दोबारा मुझे लगा कि नहीं, स्केल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो मैंने इसको फिर से 6 कर दिया। एस दबा के स्केल में आके इसको फिर से 6 कर दिया। इसको खत्म करते हैं यहाँ से। अब ये एक फुटबॉल हमारे सामने है, ये बैकग्राउंड हमारे सामने एक ब्राउन बैकग्राउंड हमारे सामने एक रखा हुआ है। हम इसके अंदर पहले तो हम करते हैं इस फुटबॉल को एनिमेट। फुटबॉल को एनिमेट कैसे करेंगे, हम इसको बाउंस कराएंगे यहाँ, ठीक है। बाउंस कराने के लिए हमें कौन कौन सी मूवमेंट जरूरी होंगी, ये अगर कोई मुझे आइडिया दे सकता है सिवाय बाउद्दीन भाई के अलावा, तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं ये बता दूं कि बाउद्दीन भाई मेरे टीचर हैं, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, जिन्होंने मुझे 3D स्टूडियो मैक्स सिखाया था और बड़ी चीज़ें सिखाई हैं। आप ऑटोकैड, 3D स्टूडियो, ऑफिस, विंडोज, ये वो सब मैंने उनसे सीखा। तो वो बल्कि हम सबके टीचर हैं यहाँ पर, कि उनके अलावा कोई बताए कि यहाँ पर कौन सी एनिमेशन अप्लाई करनी चाहिए कि बॉल यहाँ से बाउंस होती हुई तो आगे जाए। कौन कौन सी हम इस पे एनिमेशन लगाएं? तो साइनोसाइडल टाइप लगेगी जी, साइनोसाइडल मूवमेंट। सर ये जो सामने आपके है ना, इनमें से बताएं कौन कौन सी लगानी। सर पोजीशन लगेगी, एंकर Position पॉइंट लगेगी। से हम एंकर पॉइंट यूज करेंगे। एंकर पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है। चलें सर, पोजीशन लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगी पोजीशन, या फिर मैं आप लोगों पे छोड़ दूं, आप लोग मुझे ये प्रोजेक्ट करके दें कि फुटबॉल कैसे आगे जाएगी। बरल चलें, हम इसको 0 पे लाते हैं। ये देखें, ये जो प्रीव्यू टैब था, इसमें आपके ये सारे बटन्स दिए हैं। ये फर्स्ट फ्रेम पे मैं यहाँ पे क्लिक करके आया हूँ। मैं इसको खींच के भी ला सकता था, ऐसे भी ला सकता था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, और मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ 0 की टाइप करके, ठीक है। तो बहुत सारे जरिए, जो भी आपको पसंद आए वो करें। अब बहरहाल हम पोजीशन पे आते हैं, और पोजीशन को हम एनिमेट करते हैं, और हम इसको खींच कर, तो सॉरी 0 फ्रेम पे यहाँ रखेंगे, और हम 1 सेकंड पे हम इस फुटबॉल को खींच कर यहाँ लाएंगे, ठीक है सर। और दूसरे सेकंड पर हम इसको खींच कर एंटर मारेंगे, पहले 2 टाइप करके इसको, अच्छा, इसको यहाँ लाएंगे। अब ये सब प्रैक्टिस से आपको आएगा। मैं देखें फुटबॉल को ऊपर नहीं लेके गया, मैंने यहाँ रखा है दूसरे सेकंड पे, और तीसरे सेकंड पर हम इस फुटबॉल को थोड़ा सा करीब लाएंगे। चौथे सेकंड पर हम इसको और शॉर्ट कर देंगे। 5वें सेकंड पर हम इसको और शॉर्ट कर देंगे, और 7वें सेकंड पर हम इसको रोल करेंगे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे एन भी दबा देता हूँ साथ साथ ही, ताकि मेरा जो वर्क एरिया है वो उतना हो जाए। अब मैं इसको 0 करता हूँ। क्या ये मतलब लग रहा है आपको कि वाकई ये फुटबॉल मूव हो रही है? रियलिस्टिक लग रहा है? रियलिस्टिक मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी रियलिस्टिक, ठीक है। तो मतलब इसमें अच्छा खासा काम करने की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने की फ्रेम्स पे आके तो इसकी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, सॉरी स्पेस दबा के पैन करेंगे, ठीक है। जूम इन किया मैंने माउस व्हील को ऊपर करके, स्पेस दबा के पैनिंग कर रहा हूं मैं इसकी, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी मजा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा अपना वर्क स्पेस बढ़ाऊंगा,
ठीक है। और अब स्पेस दबा के इसको पेन करूंगा ताकि मेरे पास ये मूवमेंट सारी आ जाए। अभी भी सही नहीं है, तो मैं फिर कस्टम पे जाके तो किधर है, किधर गया वो, चलो इसी पे काम कर लेते हैं। अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा कि वो कस्टम कहाँ से आएगा यार। 80% या 85% जूम पे हम इसको देख लेते हैं। खैर पेन किया हमने, इसको यहाँ पे ले आए, फुटबॉल पे क्लिक किया, की फ्रेम हमारा सेकंड है। ये सारी चीजें फोकस रखनी। अगर आपने लेट सपोज आपका कर्सर यहाँ हुआ और आपने इसकी एनिमेशन को छेड़ दिया तो एक नया की फ्रेम बन जाएगा। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका कर्सर की फ्रेम के ऊपर हो। 1 सेकेंड, अगर नहीं है तो इसको आप लेकर यहाँ से भी ला सकते हैं मैनुअली हाथ से हिला के, और आप यहाँ से भी की फ्रेम्स टू की फ्रेम्स जंप कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इससे जंप करें, ये नेक्स्ट की फ्रेम, ये नेक्स्ट की फ्रेम, ये नेक्स्ट की फ्रेम, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। इस की फ्रेम पे हमने काम करना है। पहले तो हमने इसकी यहाँ से मूवमेंट इसको सही करनी है। वो कैसे सही होगी? आफ्टर फोटोशॉप में आपने ये पढ़े होंगे कर्व्स, तो ये कर्व्स हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है सर, ये कर्व गलत है, इसको सबसे पहले तो हम लेकर आएंगे इधर, ताकि इसका फॉल स्ट्रेट हो बॉल का। ठीक है, और फिर हम अल्टर दबा के इसके इस कर्व को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, जहां से ये गिरी है इसकी अगली बाउंस उतनी बराबर नहीं होगी, बल्कि उससे थोड़ी सी कम होगी। ऐसा ही है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन तो होता है लेकिन उतना नहीं होता था। स्पेस में होगा उतना, दुनिया में अर्थ पे इतना नहीं होता। तो ये बहरहाल बाउंस करेगी, लेकिन इतनी दोबारा इतनी बाउंस नहीं करेगी, उससे कम करेगी। अब हम अगले अगले की फ्रेम पे अगले की फ्रेम पे भी आके हमने इन्हीं कर्व्स पे खेलना है। और पहले हम इस कर्व को थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से, और दूसरा कर्व किधर गया इसका? अल्टर दबा के इसके दूसरे कर्व को ऊपर खींच जाएंगे। ठीक है, दूसरा कर्व देखिए, दूसरा कर्व मैं एंगुलर लेके जा रहा हूं ताकि मुझे बॉल का जो फॉल है वो स्ट्रेट मिले। मुझे बॉल को जो नीचे गिराना है वो स्ट्रेट गिराना है। बाउंस तो वो आगे होगी, लेकिन जो गिरेगी वो इस एंगल पे नहीं गिरेगी, बल्कि वो उसका गिरने का जो एंगल है वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा। इसी के बाद हम अगले की फ्रेम पे जाते हैं और वहां पे भी हम यही करेंगे। ये एंकर पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा, सॉरी, इसको थोड़ा नीचे रखेंगे। अल्ट दबा के तो अगला की फ्रेम हम थोड़ा सा, अगले की फ्रेम पे जाएंगे तो देखिए ये एंकर, इसका जो ये कर्व है यहाँ छुपा हुआ था, तो ये जूम कर दिया है। ठीक, अच्छा, अभी भी ये मतलब आपको रियल लुक शायद ना दे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट की फ्रेम पे। तो यहाँ पे भी हमको थोड़ी सी बाउंस देनी है उसको। और यहाँ पे आके ये जो मैं, सॉरी, इसको बैक करें तो ये है इसका एंकर पॉइंट। सर हम क्या इसको वो नहीं कर सकते स्पिन? भजन पहले मूवमेंट कर लें। यस सर। नेक्स्ट स्टेप पे तो इसके
इस एंकर को नीचे लाएं, ठीक है। अच्छा 0 दबा दें। क्या ख्याल है, अभी रियलिस्टिक है? रोल करना, वो बॉल को रोल करते हुए। अभी भी रियलिस्टिक नहीं है, क्यों नहीं? सर स्पिन नहीं हो रही इसलिए। स्पिन नहीं हो रही, और भी चीज है, वो आप सही करते हैं, सही होती जाएगी। इसको थोड़ा नीचे करें, बाउंस ज्यादा हो रही है। इसको और नीचे करें। ठीक है, हाँ अभी कुछ हुआ रियल? चलें, अब रोटेशन आप देते हैं, 0 फ्रेम पे आए, रोटेशन का की फ्रेम ऑन करें और सीधे चले जाएं। वैसे मजेदार बात तो कुछ और होगी कि जब भी बॉल बाउंस होती है तो उसकी रोटेशन पे फर्क पड़ता है। वो क्या फर्क पड़ता है, या तो आप उसको रियल करके देखें या वीडियो से स्टडी करें कि उसकी रोटेशन पे क्या फर्क पड़ता है। उल्टी होती है, सीधी होती है, तेज होती है, कम होती है, या रुक जाती है रोटेशन। जो भी एनिमेशन बनता है वो आप दें। मैं इसको अगले की फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ, पोजीशन के अगले की फ्रेम पे गया हूं मैं, लेकिन मुझे एनिमेट रोटेशन को करना है। मैंने कहा जी इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो 62 डिग्री। फिर मैं पोजीशन के अगले की फ्रेम पे गया, मैंने इसको कहा कि अब इसको दूसरी तरफ रोटेट कर दो। फिर मैं अगले की फ्रेम पे गया, मैंने इस तरफ कर दिया। फिर मैं अगले की फ्रेम पे गया, मैंने इस तरफ कर दिया। फिर अगले पे गया तो इस तरफ कर दिया। फिर अगले पे गया तो फिर आगे बढ़ा दिया। देखते हैं क्या होता है। मजा नहीं आया ना? इन सारे की फ्रेम्स को हम डिलीट कैसे करेंगे? ये एक सारे की फ्रेम ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है सर? असल में मुझे ये बताना था। आ जाए वापस फ्रेम नंबर 1 पे, रोटेशन ऑन करें और सीधे जाएं 7 सेकंड पे और इसको रोटेशन दे दें आप मैं कहता हूँ इसको आप 360। देखें 360 नहीं होगा, 359 के बाद ये हो गया 0, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया। 1 का मतलब क्या हुआ कि इस रोटेशन साइकिल ने अपना एक साइकिल पूरा कर दिया। इसको आप 2 कर दें, मतलब ये 360 बार ये बॉल 2 मरतबा घूमेगी। अब आप इसको देखें जरा, आपको बॉल के अंदर जर्क नजर आ रहा है? जर्क, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो मेरा ख्याल में थोड़ी देर के लिए। हाँ वो मैं आ रहा हूँ, अभी इस तरफ ही आएंगे सर। बहरहाल मैं कंपोजिशन सेटिंग में जाता हूँ, फ्रेम रेट को मैं 120 कर देता हूँ। अब पता है क्या होगा,
अब आपकी जो मूवमेंट है ना वो अल्ट्रा मोशन हो गई, स्मूथ फुटबॉल मूव होती नजर आई। अब आप ये देखें कि आपको इस फुटबॉल को किस वक्त इसकी मूवमेंट तेज होगी और किस वक्त हल्की होगी। मैं बताता हूँ इसका जो पाथ बनता है, फुटबॉल नीचे आते हुए तेज होती है, ऊपर जाते हुए भी तेज होती है, लेकिन ये वाला पार्ट ऐसा होता है इस मूवमेंट में, इसको मुझे ना अभी याद नहीं है इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट ऐसा होता है जहां पे उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि एक वक्त आता है वो बिल्कुल पॉज होती है ऊपर जाके और फिर नीचे गिरना शुरू होती है। इस पूरी मूवमेंट को एक ही स्पीड में रखना भी इसकी रियलिटी पर असर करता है। लिहाजा हमें जरूरत किस बात की है कि इस पॉइंट पे जहां पे ये फुटबॉल अभी पहुंचा है, इस पॉइंट पे हमें एक और की पॉइंट जनरेट करने की जरूरत है, जो मैंने जनरेट कर दिया बगैर किसी सेटिंग को छेड़े। बिल्कुल मैंने अगले इस पॉइंट पे जाके मैं सिर्फ अब आपको ये तो वो क्या कहते हैं टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ। मैंने दूसरा की पॉइंट अगले उसकी जो टिप ऑफ द मूवमेंट है इधर जनरेट किया। ये अगर मैं शुरू में यहां पे रखता ना तो मेरे लिए उन कर्व को संभालना मुश्किल होता। मैंने उन कर्व को यहां से संभाल लिया तो वो मूवमेंट एक बाकायदा कर्व में बनी है। अगर मैं शुरू में यहां पे एक एंकर रख देता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। दूसरा मैंने इस पॉइंट पे इसको एक दे दिया की पॉइंट, और तीसरा मैंने इसको यहां पर एक की पॉइंट दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो ये की पॉइंट मैंने बनाए हैं मिडिल में, इनको सेलेक्ट करके मैं इनको ईज कर दूंगा। ईज करते हैं F9 से। देखें इसका जो शेप है की पॉइंट वो चेंज हो गया, वो मग हो गया। मग हो गया मतलब वो इस पूरी की पॉइंट के आसपास की जो एनिमेशंस हैं, इधर वाली और इधर वाली, उसकी स्पीड को वो स्मूथ कर देगा। हम इसको भी F9 कर देते हैं, दो को हम F9 कर देते हैं और दो को हम वैसे छोड़ देते हैं, हम रेंडर करते हैं। तो इससे जो उसका जो टॉप था फुटबॉल के मूवमेंट का टॉप, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है इसके बाद, ग्रीन। हाँ, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। मसाला कैसे डालेंगे कि हम यहाँ पे एक 3D इन्वायरमेंट जनरेट करेंगे। अगर आपने फोटोशॉप पढ़ा है तो वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि आप यहाँ पे एक 3D इन्वायरमेंट जनरेट करें। हाँ, ये F9 का फंक्शन क्या है इसमें? F9 F9 से क्या, ये एक्चुअल में F9 तो शॉर्टकट की है ना, एक्चुअल ये फंक्शन का नाम क्या है? ईज। ईज, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक फुटबॉल फील्ड का इमेज यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैंने वो यहाँ डाला, ठीक है। और अब इसका स्केलिंग कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और अब प्ले करके देखते हैं। बहुत छोटी लग रही है। ठीक है,
अच्छा रोटेशन इसकी कम है तो हम रोटेशन को 5 कर देते हैं। सॉरी अच्छा ये जो ईज है ना, जो अभी सवाल भी किया था मॉडल में, इस ईज को भी हम मजीद कंट्रोल कर सकते हैं। एक ग्राफ एडिटर का इसका वो है जहाँ पे हम इसको मजीद एडिट कर सकते हैं। ग्राफ एडिटर में जाके ना थोड़ा सा डिटेल में जाके बताना पड़ेगा। खैर ये तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। देखें ये जो एनिमेशन है यहाँ वाली, यानी यहाँ पे आप देखें ये वाली जो एनिमेशन है ना, ये वाली एक ये की पॉइंट है, ये वाला की पॉइंट जो हमने बनाया था, लेकिन इसको हमने ईज नहीं किया। एक इस और इस की पॉइंट के बीच में ये वाला की पॉइंट, इसको हमने ईज किया हुआ। ईज कैसे हुआ कि वो नीचे जाएगा और वापस आएगा। अगर हम इस वाले को मैं बताऊं, इसको मैं खींच लूंगा तो ये भी ईज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं खैर इसको अंडू करता हूं। तो ये वाला जो ईज है इसको हम सॉरी जी सर। अब ये वो एनिमेशन है यहाँ से, तो यहाँ से इस पॉइंट तक और यहाँ से इस पॉइंट तक। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे जाके बॉल थोड़ी सी पॉज होती है तो हम इसको यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, सॉरी। और अपनी एनिमेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, प्ले करते हैं। अब फर्क देख रहे हैं आप, पहला बाउंस तकरीबन नॉर्मल हो गया, दूसरे बाउंस में बॉल ऊपर जाके पॉज हो रही है। अच्छा मसला है कि जूम आपको दिखाता भी तो जर्क्स में है ना, स्मूथ वीडियो नहीं देख रहे होंगे आप लोग। पहले बाउंस में बॉल ऊपर जाके हल्की होती है और फिर गिर जाती है, दूसरे बाउंस में बॉल ऊपर जाके पॉज हो जाती है। यानी जहां मेरा कर्सर है यहाँ जब बॉल आएगी ना, ये यहाँ पे आके पॉज हो रही है बॉल, ये इस पॉइंट पे आके बॉल पॉज होती है, इस पॉइंट ये वाला जो एंकर, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आके बॉल पॉज हो जाती है। हमने यहाँ पर उस पॉज को खत्म किया, हमने उसको स्लो डाउन किया, पॉज नहीं किया। ठीक है, ये ईज है, यानी दो इफेक्ट्स के बीच में अगर एक ईज आप लगा देंगे तो वो उसको स्लो डाउन करेगा। तो मैंने इसको स्लो किया था, हम इसको भी यहाँ पे भी स्लो कर दें। अब आप देखें, अब आपको ये मजा आएगा। ठीक है, तो अच्छा एंड बी, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर हमारे पास जो कंपोजिशन बन रही है, इसको ऑफ करता हूँ मैं यहाँ से। इस कंपोजिशन में हमारे पास एक फुटबॉल का इमेज है और एक बैकग्राउंड में हमारे पास फुटबॉल फील्ड का इमेज है। इन दोनों इमेजेस को हमने सामने रख के फुटबॉल को एनिमेट किया है। इसको भी बंद कर देता हूँ मैं। अभी सिर्फ 2 लेयर आपके सामने हैं। फुटबॉल के ऊपर हमने 2 या 3 एनिमेशंस यूज किए हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कीबोर्ड से यू प्रेस करूंगा
तो यू प्रेस करने से सिर्फ वो वाली इसकी एट्रीब्यूट्स ओपन होंगे जिन पे हमने इफेक्ट लगाए हुए हैं। तो ये तो आपको पता है हमने इस पे 2 इफेक्ट यूज किए हैं, एक पोजीशन का और दूसरा रोटेशन का। तो उसने पोजीशन और रोटेशन आपके सामने रख दी। मैं दोबारा यू दबाऊंगा तो वो उसके वो एट्रीब्यूट्स बंद कर देगा, इफेक्ट्स बंद कर देगा। इसी तरह से हाइफन का हम एक यूज करते हैं। हाइफन जो आपकी जो कीबोर्ड में ऊपर जो 1 2 3 लिखा होता है उसके लेफ्ट साइड पे एक हाइफन का बटन होता है। अगर वो हाइफन आप दबाएंगे किसी भी विंडो पे रख के, अगर मैं इस पे रख के हाइफन दबा रहा हूँ तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, मैं लेयर्स पे रख के हाइफन दबा रहा हूँ तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, मैं प्रोजेक्ट पे रख के हाइफन दबाऊंगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, इफेक्ट्स और कंट्रोल पे हाइफन दबाऊंगा तो जिस पे भी रख के मैं हाइफन दबाऊंगा वो फुल होता जाएगा। ठीक है, एक ये शॉर्टकट आप समझ लें। और क्या है, अच्छा चलें इसको हम करते हैं यहाँ पर एंड। इधर तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। इधर तक कोई सवाल है? नहीं सर, कोई सा भी सवाल नहीं है। तो अभी तक आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? सही है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक और चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि मुझे इस फुटबॉल को जंप तो कराना है, और जंप कराने के बाद मुझे इस फुटबॉल की इस जंपिंग को वेगस में यूज करना है। ठीक है, मुझे इसको एज ए एनिमेशन वेगस में यूज करना है, और मुझे इसको यहाँ पे जंप नहीं कराना आफ्टर इफेक्ट। मेरे पास वेगस में एक बहुत बड़ी फाइल है, मैं चाहता हूँ ये फुटबॉल जंप होती हुई आए और इसके पीछे जो है वो स्कोर लिखा हुआ आ जाए कि जी 1 गोल और 2 गोल, इस तरह से। तो लिहाजा मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो इसका एक हल तो ये है कि मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड का जो इसका जो व्यू है वो ऑफ कर दूं, तो ये ऑफ हो गया। पीछे वो डार्क ब्राउन आ गया जो हमारी कंपोजिशन का कलर है। लेकिन जब मैं इसको रेंडर करूंगा तो मेरे पास इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ट्रांसपेरेंसी ऑन नहीं है तो वो इस ब्राउन बैकग्राउंड को या डार्क ब्राउन जो बैकग्राउंड है उसको भी रेंडर कर देगा। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को ऑफ करके फिर मैं इसको अगर रेंडर करूंगा, रेंडर की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम, एम फॉर मामा। कंट्रोल एम दबा के आप इसके रेंडर क्यू में आ जाएंगे, और रेंडर क्यू की मैं कुछ सेटिंग्स अभी आपको बता देता हूं ताकि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएं उसको फिर रेंडर करना आपको आता हो। ये नोट कर लीजिएगा। जब आप रेंडर क्यू में आ गए और सॉरी, ठीक है, रेंडर क्यू में आ गए, ये आपका क्यू नंबर 1 है, और आप रेंडर करने लगे हैं। कंपोजिशन का नाम इधर लिखा हुआ आ रहा है फाइनल रेंडर। ठीक है, अच्छा ये कितनी रेंडर होगी? जितना आपने इसको वर्क स्पेस दिया हुआ है, 3 सेकंड का दिया हुआ है तो ये उतनी रेंडर करेगा। आपको 7 सेकंड करना है। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप इसका यू दबा के देख लें आपने एनिमेशन कहाँ तक दी है। 7 तक दी है, 7 से थोड़ा आगे कर दें। आ जाए रेंडर क्यू में वापस, बेस्ट सेटिंग्स पे क्लिक करें तो ये सेटिंग्स आपके सामने खुल के आ जाएंगी। क्या है ये रेड डॉट क्यों आ रहा है? ये रेड डॉट किसने लगाया भाई? अच्छा, बेस्ट फुल रेजोल्यूशन। होता क्या है कि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये रेजोल्यूशंस आ रही होती है फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, कस्टम। जब हम बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर डाल देंगे ना तो हमारे लिए यहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम उस रेजोल्यूशन को गिरा के क्वार्टर पे ले आएंगे ताकि हम काम कर सकें। तो रेंडर क्यू में हम जब जाएंगे, सेटिंग्स को हम रखेंगे बेस्ट पे, इसको रखेंगे हम फुल पे। रेजोल्यूशन की साइज जो हमारा जो कंपोजिशन का साइज है वही रखेंगे। बहरहाल डिस्क कैशे इसको छोड़ दें, रीड ओनली हमने रखना है इसको। फ्रेम ब्लेंडिंग को भी छोड़ दें, मतलब इस सेटिंग को हम नॉर्मली छेड़ते नहीं है। अच्छा,
फ्रेम रेट वो कह रहा है कि यूज कॉम्पोजिशन फ्रेम रेट, जो हमने रखा था 120 या इसने यहाँ पे 99 रखा हुआ है। तो ठीक है, हम इसको ओके करते हैं। लॉसलेस पे हम जाते हैं। ये जो आउटपुट मॉड्यूल है, इस आउटपुट मॉड्यूल में हम जाके देखते हैं मेन ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। फॉर्मेट क्या है जिसपे हमें रेंडर करना। वीडियो फाइल बनाने के बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं। AVI नॉर्मली एनिमेशन के लिए यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा। AVI अगर आप रखेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप RGB प्लस अल्फा पे रेंडर कर सकते हैं। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। DPX सिनोन सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है, इसको भी छोड़ दें, अभी समझ में नहीं आएगी। IFF सीक्वेंस है, JPEG सीक्वेंस है, MP3 है। अगर ऑडियो है तो सिर्फ MP3 में जाए। MP3 में आप वीडियो रेंडर नहीं कर सकते, सिर्फ ऑडियो रेंडर करेंगे। ओपन EXR सीक्वेंस है। जितनी भी सीक्वेंस है इनको छोड़ दें अभी। फोटोशॉप सीक्वेंस है, क्विक टाइम वीडियो बनेगी, रेडियंस सीक्वेंस है, SGI सीक्वेंस, टिफ सीक्वेंस, टारगा सीक्वेंस, वेव ऑडियो फाइल है। ये जो सीक्वेंसेस है ना, बेसिकली इनमें क्या होगा, इसमें PNG सीक्वेंस की तरह जो आपको शायद सुनी हुई हो, PNG सीक्वेंस, इसमें भी आपके पास RGB प्लस अल्फा आएगा। अगर आप JPEG सीक्वेंस में जाएंगे, सॉरी JPEG कह रहा हूँ, टिफ में जाएंगे RGB अल्फा आएगा। फोटोशॉप में जाएंगे RGB अल्फा आएगा। अगर आप क्विक टाइम में जाएंगे RGB अल्फा आएगा। अगर आप किसी और में जाएंगे, और कौन सी बची है, बस यही है। अच्छा, अब ये सीक्वेंस क्या करती हैं। अगर हम PNG सीक्वेंस लेंगे तो वो क्या करेगा, इन जितने भी फ्रेम बनेंगे ना इस पूरी वीडियो में, ये है 7 सेकंड की वीडियो, और 7 सेकंड की वीडियो में कितने फ्रेम होने चाहिए, 7 × 120। हमारी फ्रेम रेट जो सेटिंग है वो 120 है, तो ये 840 फ्रेम्स बनेंगे। इन सीक्वेंस में ये करेगा क्या, ये जो भी आप इसको पाथ देंगे वहां पे ये 840 इमेजेस बना देगा। हर सेकंड का एक इमेज, एक पिक्चर, एक तस्वीर बन जाएगी आपके उस फोल्डर में, और उसको ये कहेगा सीक्वेंस। फिर इस सीक्वेंस को वीडियो की शक्ल देना, वो आपका जो भी पोस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा वो उसको सीक्वेंस को उठाएगा और आपको उस वीडियो को प्ले करके दिखा देगा। अच्छा, हम यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बनाते बल्कि हम वीडियो बनाते हैं, क्विक टाइम वीडियो, RGB प्लस अल्फा। अल्फा का मतलब ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है, उसके बैकग्राउंड को काटने के लिए ये उस पर एक अल्फा लेयर अप्लाई करेगा। एक तो ये फ्रंट लेयर है जिसमें ये फुटबॉल है, और एक अल्फा लेयर बनेगी जिसमें ये फुटबॉल नहीं हो। उन दोनों को मिक्स करके वो इस फुटबॉल को छोड़ देगा, बाकी सारा काट देगा। तो RGB मतलब जो आपका फोरग्राउंड है वो कलर में रहेगा, जो बैकग्राउंड है वो अल्फा यानी वो रिमूव हो जाएगा, वो कट जाएगा, वो ट्रांसपेरेंसी में आ जाएगा। तो आपके पास सिर्फ ये फुटबॉल जो एनिमेटेड है यही आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी हम इसकी डेप्थ को यही रखेंगे, मिलियंस ऑफ कलर, और कलर को प्री मल्टीप्लाइड रखेंगे, मैटेड। ये क्यों रखेंगे हम अभी आगे आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। इसका जो फॉर्मेट ऑप्शन है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, क्वालिटी इसकी वही बेस्ट और 100% पे रख के करेंगे, और इसको ओके कर देंगे। आउटपुट 2 कहाँ पे सेव करना है ये बात आप उसको बता दीजिए। फाइनल प्रोजेक्ट में न्यू AE क्लासेस प्रोजेक्ट्स, और इसमें हम रखते हैं, बेसिकली ये कंपोजिशन का नाम ले लेता है, हम कहते हैं फुटबॉल MOV। हम इसको रेंडर करते हैं। अच्छा जी, शायद इसको डिलीट करें, दोबारा से फाइनल रेंडर में आके इसको फिर से Ctrl+M करें। मैं सारी सेटिंग्स दोबारा से वही कर देता हूँ। क्विक टाइम, RGB अल्फा,
ये क्या मुसीबत हो रही है इसको। तो रेंडर ही नहीं कर रहा, क्यों भाई। एक मिनट जरा, मुझे लगता है कंपोजिशन सेटिंग में कोई गड़बड़ है। तो हमने इसके फ्रेम रेट 99 रखे थे, इसको हम 60 कर देते हैं। कंपोजिशन सेटिंग्स, कुछ गड़बड़ है। मुझे जरा एक सेकंड दीजिएगा, जरा मैं देख लूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। बता भाई, इसको किसी और फॉर्मेट में सेव करके देखना था, रेंडर उसमें नहीं होता क्विक टाइम के अलावा जो। अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने ना गलती से, जब मैं अपनी रैम को फ्री करने लगा था तो मैंने अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया था। मुझे लगता है पीछे सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है। मैं इसको रीस्टार्ट करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, आप लोग जब तक थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेहता भाई। जी सर ठीक है। अभी तो मैंने वो सही मसला पकड़ लिया था कि वो गड़बड़ मुझसे जो बीच में हुई थी ना, वही रीजन थी। तो खैर वो प्रोजेक्ट तो लॉस हो गया हमारा, लेकिन चलें, हमने एक नई कंपोजिशन बनाई। इसमें हमने डेस्कटॉप पे दोनों हम यही डाल लेते हैं फिलहाल। फुटबॉल डाली हमने, स्केलिंग की 6 पे, पीछे फील्ड डाल दी, इसकी स्केलिंग की, फुटबॉल को हम इधर ले आए, इसकी पोजीशन ली, इसको एनिमेट किया, और इसको एक सेकेंड, इसको 30 पे हम इसको इधर ले आए, एक पे हम इसको इधर ले आए, एक 20 पे हम इसको इधर ले आए। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं, फुटबॉल को सिलेक्ट करते हैं, इसकी पोजीशंस को हम वापस अल्टर दबा के तो सॉरी कर लिया मैं। आपने कर्व सही पकड़ना है, ठीक है। इसका ये वाला सॉरी, ठीक है सर, फिलहाल इसी को रखते हैं। अभी हम इसकी मजीद फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। इसको यहाँ पे एंड करते हैं, इसको हम रोटेशन देते हैं, फ्रेम 0 पे 0, और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं तो इस तरह से। अब हम करते हैं, देखिए फुटबॉल घूम भी रही है और मूव भी हो रही है, ठीक है। इसको करते हैं ट्रांसपेरेंट यहाँ से, ये मैं साइड में वेगस भी खोल देता हूँ, और इसको हम करते हैं कंट्रोल M, सेटिंग्स यही रखेंगे, बेस्ट फुल वगैरह वगैरह सब ये रखेंगे, लॉसलेस में जाएंगे, इसको क्विक टाइम करेंगे, इसको RGB प्लस अल्फा करेंगे, ओके करेंगे, जो भी पाथ हमने देना है AE क्लासेस में com1 करके सेव करेंगे, यस रिप्लेस करते हैं, रेंडर करेंगे, ये रेंडर हो गया सर। चलिए, हाँ ये आफ्टर इफेक्ट, ये क्या चल रहा है? अच्छा जी, यहाँ पर हम कोई भी वीडियो डाल देते हैं,
ठीक है, ये वीडियो है। यहाँ पर हम उस AE क्लासेस में से ये फुटबॉल वाली वीडियो भी हम ले आते हैं। इसको हम नीचे ले जाते हैं और ये जो फुटबॉल है ये ऊपर आ गई। ठीक है सर, नजर आ रही है? इसको हमने कुछ नहीं करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, इसकी मीडिया में जाना है और मीडिया में जाके इसके अल्फा चैनल को स्ट्रेट अनमैटेड कर देना। ओके, फुटबॉल रह गई, बाकी सब कट गए। ठीक है सर, अभी तक की कोई लास्ट में कोई सवाल है तो बताएं, फिर इस क्लास को हम फिलहाल यहीं पे खत्म करेंगे। और अगर चाहते हैं आगे पढ़ना है तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट और कर सकते हैं क्योंकि फिर एक और मीटिंग है आगे। ये अल्फा चैनल वाला ऑप्शन रिपीट कर दीजिएगा बेटा। जी आफाक भाई, अशफाक भाई, किधर हैं आप लोग? और अगर मैं ज्यादा तेज लेके चल रहा हूँ तो भी बता दें, क्या मुझे लग रहा हो कि मैं स्लो जा रहा हूँ तो भी बता दें। बता भाई, ये जो काम आपने वेगस में जाके किया है, इसको जो बैकग्राउंड अमजद भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ, जो आपने वेगस में जाके अभी ये जो काम किया लास्ट स्टेप, वो जो बैकग्राउंड वाला, उसको जरा दोबारा बता दें। एक मिनट, मेरा ख्याल है एक मिनट। जी आप बोले। जी मैं कह रहा था कि ये जो आपने इस क्लिप को हम जब वेगस में ले जाके आपने वो उसकी सेटिंग जाके जो चेंज की थी, वो एक दफा स्टेप रिपीट कर दें। जी अब आप बोले सर, अब आवाज आई है मुझे, आप बीच में आवाज कट गई। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हम इस क्लिप को जब वेगस में लेके गए थे, तो वहां पे जाके आपने कुछ सेटिंग्स चेंज की थी ना, वो दोबारा रिपीट कर दें, क्या क्या उसमें किया था। अल्फा चैनल की जो अच्छा सेटिंग। वो, हाँ ये इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इस क्लिप की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इस क्लिप की प्रॉपर्टीज में मीडिया में जाके इसको अल्फा चैनल को स्ट्रेट अनमैटेड करेंगे। नीचे नहीं लगा भाई, मकोड़े आएंगे वहां पे, पहले मकोड़े। ये स्ट्रेट अनमैटेड नहीं होगा, ये नन पे होगा, तो नन पे होगा तो फिर वो पूरा बैकग्राउंड भी आएगा उसको। और जब हम इसको नन से हटा के इसको स्ट्रेट अनमैटेड कर देंगे तो वो जो उसका अल्फा चैनल है वो कट जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा इसी तरह से मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। फाइल में जाके इंपोर्ट की तरह, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट में मीडिया में जाके तो ये नवा स्टूडियो का लोगो है, ये देखें, ये आप देख रहे हैं 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ये देख रहे हैं आप सीक्वेंस, ये वो PNG सीक्वेंस है। आफ्टर इफेक्ट में ये लोगो PNG सीक्वेंस में रेंडर हुआ हुआ है और इसकी 5374 फाइलें बनी हुई है। मैं अगर आप इसको फाइल लोकेशन पे ले जाके दिखाऊं, क्यू में लार्ज आइकॉन्स देखें, ये नवा स्टूडियो का लोगो है जो हर 1 सेकंड के अंदर इसकी 24 तस्वीरें बनी हुई हैं। देखें आप, ये फेड अप और आ रहा है, यहाँ पे पूरा आ गया सामने। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर ये सीक्वेंस में हमने आफ्टर इफेक्ट में रेंडर किया होगा तो वो रेंडर होने के बाद कुछ इस शक्ल में आएगा। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे आके इसको ओपन सीक्वेंस पे क्लिक करना है बेटा और ओपन कर देंगे और यहाँ पे आके अल्फा चैनल देखें, उसने ऑलरेडी स्ट्रेट अनमैटेड उठाया हुआ है, हम इसको ओके कर देंगे। ये नवा का लोगो आपके पास अल्फा के साथ आ गया है।
देखें ये रहा नवा का लोगो, देखें अब आए नवा का लोगो, ये आया, अब वो चलना, वो उसकी बाकायदा वीडियो है ये उसकी लोगो की, लेकिन ये रेंडर हुई हुई आफ्टर इफेक्ट में पीएनजी सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये पीएनजी सीक्वेंस इस तरह से बनती है। खैर ये जो है चीज होती है टाइटल सेफ एक्शन, ये तो आपको पता है ना क्या है ये टाइटल सेफ एक्शन। हमने जो एनिमेशन करनी होती है वो कोशिश करें कि ये वाली जो लाइन है ना सेफ एक्शन वाली, इसके अंदर अंदर रह के करें, ताकि किसी स्क्रीन पे अगर कुछ कट जाता है, कहीं पे एस्पेक्ट रेशियो का मसला आता है, कोई मोबाइल यूज करता है, कोई बड़ा 60 इंच का टीवी यूज करता है, कोई 40 इंच का यूज करता है, कोई स्क्वायर यूज करता है, तो अगर हम इसको टाइटल सेफ इसके अंदर रखेंगे तो हमारा जो भी कंटेंट है वो हर स्क्रीन पे देखा जा सकेगा तकरीबन। और अगर हम जितने कोनों पे ले आएंगे अपने एनिमेशन को, उतना ही ज्यादा उसके चांसेस हैं कि वो किसी ना किसी स्क्रीन पे कट जाएगा। अच्छा, ये जो साइड वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं स्क्रैप एरिया। किसी के पास आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो नहीं, कोई फायदा नहीं, नहीं आए तो उसका कोई उसको नुकसान नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में तो आज के लिए काफी है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आगे मास्किंग और पढ़ा देता हूँ उसमें। एक मास्किंग का ऑप्शन है हमारे पास आज के लिए इतना काफी है। हाँ, इतना मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि असल जो ड्रिल है ना इसमें करने वाली वो ये पोजीशन और रोटेशन की एक्सरसाइज है, स्केलिंग, पोजीशन, रोटेशन। यानी आप ये भी कर सकते हैं ना कि फुटबॉल जब यहाँ पर पहुंच जाए तो उसके बाद बड़ी हो जाए, तो आखिरी की फ्रेम के बाद आप इसकी स्केलिंग को टैग करें और यहाँ पे जाके इसके स्केलिंग को बड़ा कर दें और इसी की पॉइंट पे पोजीशन को इधर कर दें। तो एक मिनट हो गया, ये भी हो। मतलब ये है कि अब आपने ऐसी कोई एनिमेशन बनानी है, या तो ये एनिमेशन बनाए कि फुटबॉल किसी चीज से टकरा कर गिरी है और उसकी रियलिस्टिक एनिमेशन बना के मुझे शेयर कर दें, और कोई इनोवेटिव आइडिया अपने दिमाग से लगाएं कि हम इस फुटबॉल को कैसे कैसे एनिमेट कर सकते हैं जिसमें रोटेशन भी आए, पोजीशन भी आए और स्केलिंग भी आए। ये तीनों चीजें आए तो इसी प्रोजेक्ट को आप रखें। साथ ही साथ फोटोशॉप जो आपने सीखा है उसका भी इस्तेमाल करें। यानी या तो इस फुटबॉल के ऊपर अपना नाम लिखें, अपनी कंपनी का नाम लिख के लगाएं और फिर उस फुटबॉल को एनिमेट करें। दूसरा ये हो सकता है कि जो बैकग्राउंड आप बनाएं वो डायनामिक बनाएं, यानी अपनी पसंद का स्टेडियम लेकर और उसको फोटोशॉप में पहले उसको थोड़ा सा एडिट करें और फिर उसको बैकग्राउंड में यूज करें फुटबॉल की जंपिंग के लिए। दूसरा काम फुटबॉल की शेडो का हो सकता है, अगर वो आप कर सकते हो तो वो भी कीजिए कि जब फुटबॉल नीचे आए तो उसका शेडो भी आए, ऊपर जाए तो शेडो कम हो जाए, नीचे आए तो शेडो आ जाए। ये शेडो कैसे आएगा, ये सिर्फ आप एक ब्लैक स्क्वायर यूज कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ उसकी, लेकिन वो शेडो आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप फिलहाल इसकी ट्रांसपेरेंसी बंद करते हैं और बल्कि ये खोल लेते हैं। शेडो कैसे आएगा, आप एक कुछ ना करें, बस एक न्यू सॉलिड बना लें। चलें यहाँ सॉलिड बना लें और इसको ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं इसको, इसके स्केल को छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, अब 4-5 चीजें हो गई ना, बहुत सारी चीजें खुली हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, सबका एस दबाऊंगा, स्केल खुलेगा सबका, और सबको एस दबा के स्केल बंद कर दूंगा। मेरे पास सारे के सारे एट्रीब्यूट सारी लेयर्स के बंद हो गए। अब मैं सिर्फ इस सॉलिड के स्केल को खोलूंगा
और इसको छोटा करूंगा, ठीक है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? टी दबा के इसकी ओपेसिटी कम करेंगे, स्केल दबा के इसको छोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं कैसे बताऊं। कोई बता सकता है मैंने क्या किया? जी मैंने ये मास्किंग लगाई है उस बॉक्स के ऊपर, मैंने कुछ नहीं किया, वो बॉक्स था। दोबारा से देखें, ये बॉक्स था ना, ये मुझे इसको थोड़ा सा कर्व शक्ल देनी है, तो मैंने ये पेन टूल उठाया और इस पेन टूल को उठा के इसको थोड़ा सा, ये आप यूं भी कर्व कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। इसका सही कर्व तो ऐसे बनेगा। ठीक है सर, बाद में पूरा प्लान करूंगा सेटअप, मैं वो ले लेता हूँ। मैं ये सब कामों के लिए मैं मेरा एक डेस्क अलग रखूंगा। हमें 2 मॉनिटर्स रहेंगे मेरे पास। हाँ सर आपकी आवाज, आप क्या कहना चाह रहे हैं अशफाक भाई? सॉरी कुछ नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल है इसको आप फिलहाल तो यहीं तक रखें। इसमें एक फीदर का ऑप्शन लगता है, वो अभी ये चलो वो भी लगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ शुरू से। ब्लैक सॉलिड को हमने यहाँ से खोला तो हम देखेंगे कि हमें 2 चीजें नजर आएंगी, मास्क और ट्रांसफॉर्म। मास्क को खोलेंगे तो मास्क 1, हम इस पे मल्टीपल मास्क अप्लाई कर सकते हैं। और मास्क 1 के अंदर आप देखेंगे फीदर आपने फोटोशॉप में डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। ये देखें, वो ब्लर हो रहा है आउटसाइड से। अच्छा, ओपेसिटी मास्क की ये क्या है, वो जो उसकी जो मास्क का इनसाइड है उसकी ओपेसिटी क्या है। और मास्क एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन करेंगे तो हम वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको हम कम ही रखते हैं। और मास्क का फीदर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि उसके एजेस जो है वो थोड़े से लाइट हो जाए, ठीक है। मेक सेंस? लग रहा है फुटबॉल का शेडो? जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये फुटबॉल यहाँ जंप नहीं कर रही जहाँ पे शेडो बनाया हुआ है। अब ये कमाल आपका है कि आपने ये शेडो को, ये फुटबॉल जहाँ जंप कर रही है वहां पे रखना है। यहाँ पे शेडो की ओपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब फुटबॉल ऊपर जाएगी तो शेडो मूव तो होगा उसके साथ साथ, लेकिन साथ साथ उसकी ओपेसिटी भी डाउन होती जाएगी। और जब फुटबॉल नीचे आएगी इधर, तो ये शेडो भी इधर होगा और उसकी ओपेसिटी डार्क हो जाएगी। ये एनिमेशन भी आप करेंगे तो ये और रियलिस्टिक हो जाएगा। मेरे ख्याल इतना काफी है, इतना प्रोजेक्ट आप लोगों को। मजीद मसाला डालना चाहते हैं
तो इसको वेगास पे ले जाइएगा और फुटबॉल की बाउंसिंग का साउंड इफेक्ट भी जोड़ दीजिएगा। वो आफ्टर इफेक्ट पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपने वेगास किया हुआ है तो वहां पे जब वो बम्प होती है फुटबॉल तो वहां पे ढप की जो आवाज आती है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इस प्रोजेक्ट की आप वीडियो फाइल, सबसे बेस्ट तो ये होगा कि अपनी जो भी आप फाइल बनाएं उसको प्ले करके और अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बना के भेजें, बजाय इसके कि रेंडर करके और किसी तरह से भेजें। बस उसकी वीडियो फाइल बना के, और मुझे नहीं बल्कि ग्रुप में भेज दे तो अच्छा है। ग्रुप में भेजना ज्यादा अच्छा है, दूसरों की मोटिवेशन भी होगी, आइडियाज भी शेयर हो जाएंगे। अच्छा, अगली क्लास के जो शेड्यूल है वो मैं बता दूंगा अपनी ड्यूटीज के हवाले से। कल से मेरी ड्यूटीज है 1 2 3 4, मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे को या ट्यूसडे को अगली क्लास करेंगे, 14 या 15 सितंबर, मंडे या ट्यूसडे। तो और उसी के 1 2 दिन बाद हम एक और क्लास करेंगे, यानी इन 4 दिनों में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में हम इंशाल्लाह 2 या 3 क्लासें करेंगे। तो ये आप लोग मार्क कर लें। फिर 14 या 15 ये मैं आपको इंशाल्लाह 1 2 दिनों में फाइनल कर दूंगा। इन 4 दिनों में मेरी कोशिश होगी कि मैं 3 क्लासें ले लूं, 3 नहीं तो 2 तो ले लूं इंशाल्लाह। ठीक है सर, इजाजत है। ठीक है जनाब। दुआओं की गुजारिश है सबसे, सब दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह कोशिश फाइनल प्रोजेक्ट को कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा।